सतलुज जो है अभी ये रिलीज हुआ था ओटीटी प्लेटफॉर्म जो कि जी5 है उस पे। 3 जुलाई को ये फिल्म रिलीज हुआ और 5 जुलाई को इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर से बोला कि इसको हटाना होगा इस मूवी को प्लेटफॉर्म से। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का इस तरह का जो रूलिंग आया उसके बाद ये जो मूवी है ये और ज़्यादा चर्चित हो गया। ये मूवी पहले से ही बहुत चर्चा में रहा है। तो ये मूवी है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रूलिंग आया है क्या वो सही है नहीं है, और जो अब इसके जो प्रोड्यूसर हैं या जो डायरेक्टर हैं अब उनके पास क्या क्या ऑप्शंस है उसको एक बार देखते हैं। सबसे पहले ये जो मूवी है ये एक बायोपिक मूवी है। बायोपिक मूवी का मतलब होता है किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी शख्स के ऊपर उसकी लाइफ हिस्ट्री पर एक मूवी जो होता है, जो उसके लाइफ हिस्ट्री पर आधारित जो मूवी है उसको बायोपिक मूवी बोला जाता है। तो ये जो मूवी है ये जो मानव अधिकार कार्यकर्ता बोला जाता है जसवंत सिंह खालरा, ठीक है, जसवंत सिंह खालरा के जीवन पर यह मूवी आधारित है। और ये फिल्म जो 1990 के दशक में जो पंजाब में जो शुरू में जो विद्रोह हो रहा था उस समय जो पंजाब पुलिस के द्वारा जो फोर्स्ड डिसअपीयरेंस, जो जबरन गायब करवाया जाता था या फिर गैर कानूनी जो हत्या हुआ था, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स जिसको बोला जाता है, उसके जांच पर आधारित है। तो इसी चीज को अभी हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मूवी में जाते हैं कि डिटेल में इसमें क्या है। तो ये जो जसवंत सिंह खालरा जो थे ये एक बैंक कर्मचारी थे, ठीक है। तो अमृतसर के में एक बैंक कर्मचारी थे और वो अपने दोस्त जिनका नाम था कृपाल सिंह और उनकी माँ जिनका नाम था बीबी गुरपेश कौर, ठीक है, दोनों का जब दोनों जो थे ये लोग जब दोनों गायब हो जाते हैं, लापता हो जाते हैं, तब इनके खोजबीन के क्रम में इनको पता चलता है कि जो लोकल मॉर्जेज है, मॉर्जेज का मतलब होता है जहाँ पे जो लाश को रखा जाता है हॉस्पिटल में, ठीक है, वहां, और क्रीमेटोरियम का मतलब होता है जहां लाश को जलाया जाता है। इन दोनों में उन्होंने ऐसा पाया कि इन दोनों जगहों पे अचानक से जो लावारिस लाश है, जो लावारिस सोए हैं, उनकी संख्या बढ़ रही थी। तो उसी चीज पर इनको कुछ शक होता है और फिर ये इसी इन्वेस्टिगेशन को अपने अपने एंड से वो देखने लगते हैं, समझने लगते हैं कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो इस क्रम में उनको एक पुलिस अधिकारी भी मदद करता है, लेकिन आप जान ही रहे हैं इस तरह का केसेस में होता क्या है कि जो पॉलिटिकल पावर है और जो भी ऑफिसर्स जो थे वो लोग इसके अगेंस्ट में भी कुछ कुछ करने लगते हैं और इनको फिर बहुत सारा कुछ कुछ धमकी या इस तरह से कुछ कुछ होने लगता है जिसके कारण कि इनको बोला जाता है कि आप इस केस से हट जाइए, शांत हो जाइए, लेकिन ये नहीं मानते, ठीक है। तो फाइनली जो जसवंत सिंह खालरा थे ये खुद एक दिन लापता हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो पूरा मूवी है अब ये इसी चीज पर आधारित है, ठीक है। लेकिन जब ये गायब होते हैं तो इस चीज के कारण इतना ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर हो जाता है कि सीबीआई को जांच बैठाना पड़ता है, ठीक है। बाकी आप मूवी में देखिएगा, मूवी अच्छा है, लेकिन अभी तो फिलहाल जो है ये अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म से इसको गवर्नमेंट हटा दी है। ये हो गया पहला चीज। अब हम लोग समझते हैं कि ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो मूवी को हटाया है ये क्यों हटाया है, नहीं हटाया है, इस पर थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। तो पहले ये जो मूवी है ये 2022 से ही न्यूज में था, क्योंकि इसका जो ओरिजिनल नाम था 2022 में जब ये बनना था तो इसका नाम रखा गया था घुल्लू धारा या घुल्लू घारा, कुछ इस तरह का नाम था, जिसका जो मीनिंग है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो वर्ड है घुल्लू धारा, इसका मीनिंग है हिस्टोरिकल मैसेकर ऑफ सिख्स, मतलब सिखों का ऐतिहासिक नरसंहार, ये इसका मीनिंग है इस वर्ड का। लेकिन इस वर्ड के कारण और कुछ इस मूवी में कुछ ऐसा सीन्स दिखाया गया था जिसके कारण कि सीबीएफसी जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है, उसने इस फिल्म का ये जो नाम है इसको लेके इस फिल्म को सर्टिफाई नहीं किया और फिर ये फाइनली फिल्म उस समय रिलीज नहीं हो पाया। फिर क्या किया गया कि जो सीबीएफसी उसने कहा कि इस फिल्म में टोटल 21 कट्स का जरूरी है, उसके बाद इस फिल्म को रिलीज करना होगा, बशर्ते नाम को चेंज करना होगा। तो इसके जो डायरेक्टर थे वो बॉम्बे हाई कोर्ट गए। बॉम्बे हाई कोर्ट में जब वो गए तो क्योंकि अभी ये उस समय जो है ये बहुत ज्यादा, एक तो रिलीजियस सेंटिमेंट्स भी था इसमें और लोगों का जो सेंटिमेंट्स था वो बहुत ज्यादा, जो सिख कम्युनिटी थे उनका बहुत हाई था। तो अब हुआ क्या, जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है उसने हस्तक्षेप किया
और बिना काट छांट के मूवी जो है अब नया टाइटल 2022 में एक नया टाइटल आया। मूवी का नाम रखा गया पंजाब 95, क्योंकि 1995 के दशक का बात था, इसलिए उस नाम पर इसको रिलीज करने का बात किया गया। लेकिन फिर भी जो डायरेक्टर थे और जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने फाइनली मूवी को रिलीज नहीं किया। ठीक, फाइनली ये जो मूवी है ये 3 जुलाई को बहुत सारा डिले के बाद फाइनली ये यूट्यूब, एक बात तो ये यूट्यूब पे इसका ट्रेलर को रिलीज किया गया था, लेकिन फिर ट्रेलर को भी हटा दिया गया यूट्यूब के ऊपर से। ठीक है, फिर फाइनली ये 3 जुलाई को 2026 अभी रिसेंटली ये आपका जो G5 जो OTT प्लेटफॉर्म है उस पर इसको रिलीज किया गया, लेकिन फिर हटा दिया गया। तो क्या सरकार, अब सवाल उठता है क्या सरकार जो है वो कानूनी तौर पर OTT को आदेश दे सकती है कि वो कौन सा फिल्म को रिलीज करे अपने प्लेटफॉर्म पे या ना करे। ठीक है, तो इस चीज को समझते हैं। तो जो फिल्म को जो रेगुलेट करता है ये आपको सिनेमेटोग्राफ एक्ट है। सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 है, उसके अकॉर्डिंग जो फिल्म है उसका सर्टिफिकेशन होता है। लेकिन OTT प्लेटफॉर्म पर कोई भी फिल्म या मूवी या कोई भी क्रिएशन को अगर सर्टिफाई करना है तो वो इससे हटकर है। इसका मतलब है, सवाल उठता है कि इसका मतलब क्या जो OTT प्लेटफॉर्म्स है वो अनरेगुलेटेड है? ऐसा नहीं है। OTT प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने के लिए IT एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, पूरा इसका नाम है IT एक्ट इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021 में एक रूल आया, IT एक्ट रूल, जिसमें कि OTT को रेगुलेट करने का बात कहा गया। ठीक है, पहला चीज। अब सवाल उठता है, लेकिन IT एक्ट, एक और IT एक्ट आया था 2000 ईस्वी में, उसमें कहा गया कि 69A जो है, 69A जो सेक्शन है इस एक्ट का, उसने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर दिया है कि वो किसी भी कंटेंट को ब्लॉक कर सकती है ऑनलाइन। ठीक है, लेकिन इसमें एक शर्त है, कंडीशन ये रहेगा कि वो जो कंटेंट जिसको वो ब्लॉक कर रही है उसके लिए आपको रिटर्न ऑर्डर जारी करना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, पहला चीज। दूसरा चीज, जो ऑर्डर होगा उसमें ये चीज क्लियरली लिखना होगा, बताना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो क्यों कर रही है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है ऑन द बेसिस ऑफ कुछ ऐसा फैक्टर्स है जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट ब्लॉक कर सकती है कंटेंट को, जैसे भारत की अखंडता, मतलब इंटीग्रिटी ऑफ कंट्री। दूसरा है यूनिटी के बेसिस पर कर सकती है, राज्य की सुरक्षा पर कर सकती है, मतलब सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, या फिर डिफेंस ऑफ इंडिया के डिफेंस को अगर किसी तरह का खतरा है, किसी भी कंटेंट से खतरा है, तो उसको रेगुलेट किया जा सकता है। सिमिलरली फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन कंट्रीज, जैसे कि किसी भी देश के जो चीफ हैं या उनके जो हेड हैं उनके अगेंस्ट में किसी भी तरह का कोई कंटेंट अगर आता है तो उसको ब्लॉक किया जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर से। और लास्टली पब्लिक ऑर्डर, मतलब जो पब्लिक ऑर्डर है, जो सोसाइटी जो ऑर्डर है सोसाइटी को अच्छे से मेंटेन करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, शांति और न्यायपूर्ण तरीके से उसको चलाने के लिए जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट इन जो भी कंटेंट है उसको रेगुलेट करती है या फिर उसको ब्लॉक भी कर सकती है इन सब कंडीशंस पर। ये अब आता है बात कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने श्रेया सिंघल केस, ठीक है, श्रेया सिंघल केस एक केस आया था 2015 में, बहुत न्यूज में रहा था ये उस समय। 2015 में श्रेया सिंघल केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये जो सेक्शन 69A है इसको अपहोल्ड किया। इसको बोला कि हाँ ये ठीक है, इसमें जो रिक्वायर्ड मिनिमम जो क्राइटेरिया है रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करने के लिए वो है, इसलिए इसको उसने रखा, नहीं हटाया। लेकिन जो 66A था, अगर आप जानते होंगे सेक्शन 66A जो था IT एक्ट 2000 का, उसको सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है, फिर आता है आपका अनुराधा भासिन केस। तो अनुराधा भासिन केस जो है ये अभी 2020 का है, रिसेंटली हुआ था, 2020 में ये जजमेंट आया था। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी बैन लगाएगी वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जो भी थ्रेट है उसके अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट को बैन लगाना होगा या किसी भी चीज को रोकना होगा, कंट्रोल करना होगा। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एब्रप्ट किसी भी तरह से, पूरे तरह से किसी भी चीज पर बैन लगा दे। इसका बेस्ट एग्जांपल है, आप अभी जैसे जो नीट का री एग्जाम हुआ था रिसेंटली, उसमें आपने देखा होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बैन लगाया था कुछ दिनों के लिए टेलीग्राम के ऊपर, जो कि एक इंटरनेट राइट के अंदर में आता है। और उसको सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट का जो राइट है वो फंडामेंटल राइट डिक्लेयर कर चुका है सुप्रीम कोर्ट।
तो इस चीज के ऊपर में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि हाँ, ये अभी नीट जो रीटेस्ट हुआ था, एंट्रेंस टेस्ट, उसके ऊपर जरूरी है, इसलिए कुछ दिन, 2 दिन का शायद बैन लगा था, ठीक है, टेलीग्राम के ऊपर में। तो अब जो है, अब सवाल उठता है कि ये जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हटा दिया है इस मूवी को, जो अलाउ किया नहीं किया है, अब जो फिल्म जो निर्माता है, जो फिल्म डायरेक्टर या प्रोड्यूसर है, अब उनके पास क्या ऑप्शन बचता है? तो अब सवाल उठता है, तो इसमें पहला चीज है कि अगर कोई भी ब्लॉकिंग ऑर्डर जारी किया गया है, पहला चीज है कि कोई भी ब्लॉकिंग ऑर्डर मतलब रिटर्न ब्लॉकिंग ऑर्डर अगर जारी हुआ है, तो जो फिल्म के डायरेक्टर हैं या प्रोड्यूसर हैं, वो इसको हाई कोर्ट में आर्टिकल 226, क्योंकि ये जो भी है, ये जो राइट है, ये आपका आर्टिकल 19(1)(a) और आर्टिकल 19(1)(g), आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए और आर्टिकल 19 क्लॉज 1 और सब क्लॉज जी के अंदर में, ये दो जो है, ये फंडामेंटल राइट के अंदर में आता है। और इसमें ये चीज कहा गया है कि इंडिविजुअल को, किसी भी व्यक्ति को अपना विचार रखने, अपनी बात रखने का फंडामेंटल राइट है। सिमिलरली आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज सब क्लॉज जी में ये कहा गया है कि वो अपना पैसा या कोई भी काम या व्यापार या बिजनेस कर सकता है, और ये जो आपका फिल्म बनाना, ये भी एक पेशा है, तो ये वो कर सकता है, ठीक है। तो इसी के अंदर में जो डायरेक्टर ने, उनको अब ये उनके पास ये राइट है कि वो आर्टिकल 226 हाई कोर्ट में वो जा सकते हैं, या फिर आर्टिकल 32 जो कि सुप्रीम कोर्ट के पास फंडामेंटल राइट को ये उनको राइट देता है। तो अब इनके पास ये दो ऑप्शन बचा हुआ है, ठीक है।